हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 अक्टूबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये सी सेट का बैच चल रहा है 5 अक्टूबर से, इसमें अभी भी कुछ सीटें जो है वो लेफ़्ट हैं। अगर आप लोग एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये लास्ट वीक है जब इसमें हम लोग एनरोलमेंट दे रहे हैं। उसके बाद इस कोर्स में एनरोलमेंट जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। तो आप में से कोई लोग अगर अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो ओनली एट 999 रुपीज़ में आप लोगों को ये बैच दिया जा रहा है। और आप लोगों की जो भी 4-5 क्लासेस मिस हुई हैं अभी तक की, वो आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस के रूप में मिल जाएंगी। एंड यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एनरोल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं और वहाँ पर अदर डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे या जो भी और डाउट होगा वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको किसी भी तरीके की अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आगे आएँ, कम फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सभी लोग करें। और यहाँ पर एक क्यूआर कोड और एक यूपीआई आईडी दी गई है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करें। थोड़ा बहुत इसके थ्रू हमारी भी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली इसका जो लार्जर इंटरेस्ट में जो फ़ायदा है वो आप लोगों के लिए ही होगा कि आप लोगों को इस तरीके के सेशंस जो है वो यूट्यूब पर लंबे समय तक मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमें डिस्कस कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। तो फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया एंड कनाडा चिल डीपेंस, फ्लरी ऑफ डिप्लोमेट एग्जिट्स, ट्रेडिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ पर कनाडा ने फिर से एक बार जो ये हरदीप सिंह निज्जर, जो बेसिकली कैनेडियन बेस्ड एक सेपरेटिस्ट है ना, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, दैट इज़ हरदीप सिंह निज्जर, इसकी हत्या को लेकर वहाँ पर कनाडा ने फिर से ये आरोप लगाए हैं कि उसमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं। और साथ ही साथ जो ये जांच हम लोग कर रहे हैं उसमें इंडियंस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कनाडा ने यहाँ पर फिर से कही हैं। और इसी को लेकर कई सारे जो डिप्लोमेट्स हैं दोनों ही तरफ से, ठीक है, कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है और भारत ने बदले में कनाडा के डिप्लोमेट्स को यहाँ पर एक्सपेल कर दिया। तो ये यहाँ पर इशू चल रहा है और फिर से एक तरीके से ये भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं वो एक तरीके से फिर से यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब होते हुए दिख रहे हैं इस इशू को लेकर। ठीक है, आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होता है वो हम लोग नज़र रखेंगे और कुछ सिग्निफिकेंट अगर आएगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको इतना यहाँ पर बताया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। हमें दो आर्टिकल्स जो हैं वो एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस कर रहे हैं। एक तो वाई नेशंस फेल और सक्सीड, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया है, तो इसको लेकर बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये हालांकि मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा, बहुत खास आर्टिकल नहीं है। इसमें बेसिकली बात हो रही है कि आज से पाकिस्तान में जो है वो एससीओ समिट शुरू होने वाली है ना, 15 और 16 तारीख को। और वहाँ पर इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस मीटिंग से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। और कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो थोड़ा सा एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत खास यहाँ पर नहीं है बात है। इस वाले आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे। और एक आर्टिकल यहाँ पर नीचे दिया गया है कि स्पेस एक्स कैचिंग स्टारशिप बूस्टर विद रोबोटिक आर्म इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, स्पेस एक्स जो है वो उसने स्टारशिप के बूस्टर को इस तरीके से रोबोटिक आर्म से कैप्चर किया है। अब ये क्या है पूरा का पूरा इशू, ये हम समझेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर वर्ल्ड पेज की, तो वर्ल्ड पेज में चाइना जो है इसने एक तरीके से ताइवान जो है, ठीक है, ताइवान को पूरी तरीके से घेर लिया है। अपने जो वॉर प्लेन्स वगैरह हैं और अपने जो
शिप्स वगैरह हैं उसके थ्रू, क्योंकि इसका ये कहना है, चाइना हमेशा से ये कहता आया है, इसने कभी भी ताइवान की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है ना, ये हमेशा ये कहता रहता है कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, तो उसी के तहत इसने इसको पूरा घेर लिया है। और इस बार हो सकता है कि चाइना यहाँ पर कुछ बड़ी एक्टिविटी एक्सकेलेट कर दे। ठीक है, इसके बाद इसी पेज पर हम लोग एक न्यूज़ और देखेंगे कि नासा लॉन्चेस स्पेसक्राफ्ट टू स्काउट जुपिटर मून यूरोपा फॉर इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, और वो इसलिए किया है कि जो जुपिटर का एक मून है दैट इज़ यूरोपा, उसको वो स्टडी करेगा कि हो सकता है कि वहाँ पर पानी हो, और अगर पानी हो तो देयर कुड बी अ फॉर्म ऑफ लाइफ, देयर कुड बी एनी साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अच्छा, कल भी एक कमेंट आया था और इस तरीके के कमेंट लोगों के पहले भी आते रहे हैं, जिसमें लोग ये कहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप इकोनॉमी के न्यूज़ कवर नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको हमेशा ये बात पहले भी बताई है, अगर आपको नहीं समझ है इस बात की तो कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि इकोनॉमी, जैसे अब हम लोग जैसे ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, है ना, ये इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ है, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक्स की न्यूज़ हो गई। अब अगर हम इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी का जो इस स्पेसिफिक पेज आता है न्यूज़पेपर में, उसमें एज सच डेली बेसिस पर कोई खास आर्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, जो आपको कवर कर रही हो, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिया गया है, मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो यहाँ पर लिखा है कि सर्ज इन फूड प्राइजेज ड्राइव्स सितंबर रिटेल इन्फ्लेशन टू 9 मंथ हाई ऑफ 5.49%। यानी कि फूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं, और उसकी वजह से सितंबर महीने का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन हम लोग सीपीआई से देखते हैं, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, वो 9 महीने के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर, हाईएस्ट लेवल पर 5.49% पर पहुंच गया है। अब जो ये डब्ल्यूपीआई सीपीआई वगैरह इन सब का जो ट्रेंड है, अगर इसका बेसिक आपको पता है तो इसके जो ट्रेंड्स वगैरह है ना, वो इस तरीके से आप मंथली क्वार्टरली इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस मंथ में सीपीआई की क्या वैल्यू थी, किस वजह से थी, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की न्यूज़ जो है वो एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास का ये कहना है कि अगर एआई के ऊपर, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा निर्भर किया जाता है तो इससे कंसंट्रेशन रिस्क पैदा हो सकते हैं। तो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का प्रॉफिट जो है वो सितंबर के क्वार्टर में गिर के 4.77% उसके प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किस कंपनी का जो क्वार्टरली डेटा है वो प्रॉफिट शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद HMI दैट इज़ Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, इसने अपने एंकर इन्वेस्टर से इतना पैसा रेस किया है, वो भी हमारे किसी काम का नहीं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि PLI स्कीम नीडेड टू प्लग ट्रांसमिशन सप्लाई चेन गैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर PLI स्कीम को लेकर बात है, बट अगेन इस तरीके की कोई खबर नहीं है जिसको हम लोग कवर करें या विच इज़ इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट फॉर आवर एग्जाम्स। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 38 मोर कंपनीज शो इंटरेस्ट इन थर्ड राउंड ऑफ PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स। ठीक है, वाइट गुड्स वगैरह क्या होते हैं ये मैं पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं जो चीज़ पहले डिस्कस कर चुका हूँ जनरली मैं उसको बार बार डिस्कस नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो नए जुड़ रहे हो हमारे साथ रेगुलरली, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं जुड़ रहे हैं, बट फिर भी मैं उस तरीके की चीज़ों को रेगुलरली कवर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ इस पेज पर होगी तो डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे, बट अगर इस पेज को हम स्किप कर रहे हैं तो आप भी स्किप कर सकते हैं ये मान के कि इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है। और ये मैं आपको बता ही रहा हूँ कि डेली बेसिस पर इस पेज पर हमेशा ऐसा नहीं है कि इस पेज को कवर करना मैंडेटरी है। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन पेज को कवर करना एक तरीके से मैंडेटरी है, उसमें जनरली हार्डली कभी ऐसा होगा कि महीने के 1 या 2 दिन की उसमें कोई खास काम की न्यूज़ नहीं है, अदरवाइज़ उसमें होंगे। ठीक है, महीने के 27, 28, 29 दिन उसमें ऐसे होंगे जब उसमें काम की न्यूज़ होगी। सिमिलरली आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज हैं, उनके ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब आज बेसिकली वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन कल हमने एक आर्टिकल वहाँ से कवर किया था आइडियाज़ पेज से, अगर आपको याद हो, द प्रॉब्लम विद द फ्री फूड वाला जो अशोक गुलाटी का आर्टिकल था। तो उस तरीके की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि न्यूज़पेपर है तो उसको आर से पार तक उठा के पढ़ते रहें और सारी चीज़ों को नोट करते रहें।
ये बेसिकली प्रॉब्लम आपके साथ इसलिए अगर आ रही है तो इसलिए आ रही है बिकॉज यू आर अ न्यूबी, आपको आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। और अगर हम लोग जिस तरीके से न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से न्यूज़पेपर कवर करते रहते हैं, रेगुलरली कवर करते रहते हैं, तो दैट शुड बी इनफ। ठीक है, फॉर अ सिंगल न्यूज़पेपर दैट शुड बी इनफ। इसके अलावा आप लोग कोई बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप 2 न्यूज़पेपर 3 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। आप एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें और अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, अच्छे से इन द सेंस कि वही मतलब जो चीज़ पढ़ने की है वो पढ़ें। अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें पढ़ें। ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, उसको पढ़ें, उसको समझें। क्लियर है बात? चलिए, तो आई होप जिसके साथ भी ये कोई ऐसा इशू आ रहा है कि ये चीज़ कवर नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है, ये छोड़ रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, तो आई होप उनको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलो अब एक काम करते हैं, एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट की एक टेस्ट सीरीज़ है जिसको मैं ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ कहता हूँ। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ के टेस्ट मिल जाएंगे, 16 महीने के करंट अफेयर्स के टेस्ट मिल जाएंगे, और साथ ही साथ सी सेट के भी फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है ओनली एट 849 रुपीज़। तो 91 टेस्ट हैं और ऑलरेडी इसमें टेस्ट जो हैं वो पब्लिश होने शुरू हो चुके हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने इसमें ज़रूर एनरोल किया हुआ है, बट मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल करें, क्योंकि ये एक बहुत अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज़ की, तो ये आपको 699 में मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ जनरल स्टडीज़ की, तो आपको 449 में मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करें, तो वो आपको 299 में मिल जाती है। और सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको 249 में मिल जाते हैं, सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो इनमें से अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज़रूर एनरोल करें। सारे के सारे आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेज़ में ही मिलेंगे, और सब हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर कहीं से कोई लिंक नहीं मिलता है या किसी भी बात को लेकर आपके मन में ज़रा सा भी कोई शक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो की जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आर्टिकल्स देखना शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये हमारा सबसे पहला आज का आर्टिकल है कि वाई नेशंस फेल और सक्सीड। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है। द रॉयल स्वीडिश, आई होप आपको इतने में ये दिख रहा होगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंडे को अवार्ड किया है स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। ठीक है, ये बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है उसका नाम है, ऑफिशियल नेम, दैट इज़ स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल फॉर 2024। और ये प्राइज़ जो है वो 3 यूएस बेस्ड अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको गया है, दैट इज़ डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, और किस चीज़ के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है? फॉर स्टडीज़ ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे वो प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धता को प्रभावित करते हैं। द नोबल साइटेशन स्टेट्स द थ्री इकोनॉमिस्ट हैव हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन नेशंस। तो नोबल साइटेशन में ये लिखा गया है कि तीनों इकोनॉमिस्ट के काम की वजह से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे जो अलग अलग देशों के बीच की प्रॉस्पेरिटी या समृद्धता है उसका जो अंतर है वो समझने में। तो सबसे पहले जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि वाई आर सम नेशंस रिच एंड अदर्स पुअर, कि कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो गरीब हैं, ऐसा क्यों है? वाई डू सम नेशंस फेल वाइल अदर सक्सीड इन अचीविंग प्रॉस्पेरिटी, कुछ देश ऐसा है जो प्रॉस्पेरिटी अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसमें फेल हो जाते हैं, और कुछ देश जो हैं वो अचीव कर लेते हैं। दीज आर क्वेश्चंस दैट हैव पजल्ड इकोनॉमिस्ट फॉर डिकेड्स, और ये कुछ ऐसे सवाल हैं
जिनका जवाब इकोनॉमिस्ट्स कई सालों से, कई दशकों से ढूंढ रहे हैं, बट उनको जवाब नहीं मिल पाया है। तो ओवर द ईयर्स मैनी एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। ठीक है, कई सारे एक्सप्लेनेशंस, कई सारे जो वो हैं एक्सप्लेनेशंस, मतलब समझाया गया है, उनको सामने रखा गया। एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू जोग्राफिकल लोकेशन टू क्लाइमेटिक कंडीशंस टू इवोल्यूशन हैज़ बीन ऑफर्ड एज द रीज़न वाई सम नेशंस हैव डन बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो मतलब अलग अलग लोगों ने या अलग अलग जानकारों ने, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने ये सारे के सारे रीजन्स दिए हैं। ठीक है, चाहे बात की हो बायोलॉजी की, चाहे बात की हो जोग्राफिकल लोकेशन की, किसी देश की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी जगह पर है, ठीक है, कि वहाँ पर कुछ अच्छा होता है, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, इस वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की हो, इवोल्यूशन की बात की हो, तो ये सारे के सारे रीजन्स जो हैं वो दिए गए। ऑफ कोर्स सिंस मैनी नेशंस दैट आर रिलेटिवली पुअर टुडे weren't so in the past, some were in fact quite rich. Any particular answer also depends on what time period is considered when analyzing the question. ठीक है, अब आज की डेट में कुछ देश जो रिलेटिवली पुअर हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। ठीक है, कभी वो बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे। तो कोई भी पर्टिकुलर आंसर कि किस वजह से ऐसा हो रहा है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस टाइम पीरियड को जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। जब इस प्रॉब्लम को हम एनालाइज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तब। येट द क्वेश्चन इटसेल्फ रिमेन रेलिवेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट बना हुआ है। एकेडमी ने ये बात नोट की है कि द रिचेस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज आर नाउ अराउंड 30 टाइम्स रिचर देन द पुअरेस्ट 20%। यानी कि दुनिया के जो 20% सबसे अमीर देश हैं वो 30 गुना ज़्यादा अमीर हैं जो पुअरेस्ट 20 कंट्रीज़ हैं, जो सबसे गरीब 20% देश हैं उनसे। मोर ओवर द इनकम गैप बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंट्रीज इज परसिस्टेंट। रिचेस्ट और पुअरेस्ट कंट्रीज़ के बीच का जो इनकम गैप है कि कितनी इनकम रिचेस्ट कंट्रीज़ कमा रहे हैं, कितनी इनकम पुअरेस्ट कंट्रीज़ कमा रहे हैं, तो वहाँ का जो गैप है वो अभी भी लगातार बना हुआ है, परसिस्ट कर रहा है। ऑल्दो द पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैव बिकम रिचर, दे आर नॉट कैचिंग अप विद द मोस्ट प्रॉस्पेरस। ठीक है, हालांकि कुछ पुअरेस्ट कंट्रीज जो हैं वो थोड़ा सा अब रिच हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे देश जो अभी भी मोस्ट प्रॉस्पेरस हैं उनके साथ वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस लेवल तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों, ये सवाल है। अब इसको लेकर जो आंसर दिया गया है, दिस ईयर्स लॉरेट्स इन द इकोनॉमिक साइंसेज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। इन्होंने यहाँ पर ये बताया है, जो इस साल के 3 नोबल लॉरेट्स हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है, उन्होंने ये बताया है कि किसी भी देश के जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका उस देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंस्टीट्यूशन से इनका मतलब है द लॉरेट्स रेफर टू द ब्रॉड सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी और अ कंट्री। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से इनका ये मतलब है कि ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को गवर्न करते हैं सोसाइटी या फिर किसी भी कंट्री में। सोसाइटीज़ विद अ पुअर रूल ऑफ लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सप्लॉइट द पॉपुलेशन डू नॉट जनरेट ग्रोथ और चेंज फॉर द बेटर। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर रूल ऑफ लॉ बहुत ख़राब है और जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लोगों को, पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, वहाँ पर ग्रोथ जनरेट नहीं होती और वहाँ पर बेहतरी के लिए कोई चेंज नहीं होता है। द 3 लॉरेट्स हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर इन्होंने 2 तरीके के इंस्टीट्यूशंस की बात की है। एक इन्होंने बात की है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की और दूसरी बात की है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की। तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क का ये मतलब कह रहे हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है और लोगों के जो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं उसका प्रोटेक्शन है। और वहीं इसके दूसरे तरफ जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ की कमी है। देयर इज़ अ लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, द पावर इज़ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। कि जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, जैसे ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप में होता है। एंड द एसोसिएटेड रिस्क ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जिसमें लोगों को ये डर होता है कि उनकी जो
मतलब प्रॉपर्टी वगैरह है वो उनसे छीन ली जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें अगर कहीं पर हैं तो उसको इन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का जिक्र मतलब नाम दिया है। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब वही हो गया कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पर लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर लोगों के मन में ये डर नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली जाएगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है। ठीक है, तो ये दो तरीके के इंस्टीट्यूट का इन्होंने इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया है। अब ये जो दो अपोजिट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं, दीज लीड टू अ वेरी डिफरेंट इंसेंटिव फॉर पीपल्स इन एन इकोनॉमी और अ सोसाइटी। ठीक है, मतलब जिस भी सोसाइटी में जिस तरीके के इंस्टीट्यूशंस होंगे उस तरीके के ही वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी होगा और उसी तरीके के लोगों को वहाँ पर इंसेंटिव भी मिलेंगे। जैसे कि देखो लिखा है कि इफ़ पीपल आर एश्योर्ड दैट देयर प्रॉपर्टी विल नॉट बी टेकन अवे एट विल, मतलब वो जो पहले वाले इंस्टीट्यूशन की हमने बात करी जहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर कहीं किसी सोसाइटी के लोगों के मन में ये एश्योरेंस है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी और दैट देयर इनकम्स एंड प्रॉफिट्स विल बी प्रोटेक्टेड फॉर जनरेशंस, और उनकी इनकम्स और प्रॉफिट जो हैं उसका प्रोटेक्शन होगा, तो दे डेंट टू फोकस ऑन बूस्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो फिर वो लोगों का फोकस किस चीज़ पर होगा कि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट करने में उनका फोकस होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क द इंसेंटिव्स कोलैप्स अंडरमाइनिंग लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेरिटी। और अगर उनको ये चीज़ों का एश्योरेंस नहीं है, यानी कि अगर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, तो उनके मन में फिर ऐसे इंसेंटिव्स कि हम इस तरीके के काम करें, है ना, लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेरिटी लॉन्गर टर्म ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का डर सताता रहेगा कि उनकी कहीं ज़मीन ना छीन जाए, उनकी कहीं प्रॉपर्टी ना छीन ली जाए। ठीक है, उनके इनकम का उनके प्रॉफिट्स का क्या होगा, तो ये इशू है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है अवेलेबल एविडेंस। हाउ डू वी नो दैट द कॉजलिटी फ्लोज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल इन्होंने ये कहा है कि हमें ये कैसे पता है कि जो कॉजलिटी है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। कॉजलिटी का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, मतलब इस इनका ये कहना है कि हम ये चीज़ कैसे जान सकते हैं या कैसे जानते हैं कि जो कॉज एंड इफेक्ट है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के एग्जिस्टेंस से ही इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है और उल्टा नहीं है। मतलब कि अगर हाँ कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कि किस तरीके का इंस्टीट्यूशन है उसका असर पड़ रहा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, बल्कि इसका उल्टा नहीं है कि कैसी
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है और उससे कैसे इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें ये चीज़ कैसे पता है? आई होप आप बात समझ पाए, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कि किस तरीके के इंस्टीट्यूशन है वो एक कॉज है, और उसका इफेक्ट ये है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसी है। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता है कि जो कॉजेलिटी है या जो कॉज एंड इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही है। मोरोवर, हाउ कैन वन बी श्योर दैट देयर इज अ कॉजेलिटी एट ऑल? और एक व्यक्ति ये कैसे मेक श्योर कर सकता है कि वाकई में ऐसी कोई कॉजेलिटी या कॉज एंड इफेक्ट है? फर्दर, रिच कंट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम पुअर कंट्रीज इन मैनी वेज। ठीक है, क्योंकि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों से कई मायनों में अलग है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पर किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड दीज डिफरेंसेस कुड इन टर्न बी अफेक्टिंग बोथ देयर इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। और बाकी जो और डिफरेंसेस हैं वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है, उनके उन देशों के बीच के इंस्टीट्यूशंस मतलब कैसे हैं, गरीब देशों में कैसे हैं, अमीर देशों में कैसे हैं, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। तो ये इस तरीके की बात भी कर रहे हैं। अब लॉरेट्स ने एग्जामिन किया द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड समराइज्ड देयर फाइंडिंग्स इन अ पेपर टाइटल्ड द कॉलोनियल ओरिजिन्स ऑफ कंपैरेटिव development and empirical investigation which was first published in the American Economic Review in 2001। तो जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलग अलग देशों में अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी उसको इन्होंने स्टडी किया, और अपनी फाइंडिंग जो है उन्होंने इस उसमें पब्लिश की है। ठीक है, अब इसमें देखो इन्होंने क्या पाया। दे फाउंड दैट वन इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेंट डिफरेंसेस इन प्रॉस्पेरिटी इज द political and economic systems that the colonizers introduced or choose to retain from the 16th century onwards। कि आज के समय में जो ये डिफरेंसेस हैं अलग अलग देशों के बीच की प्रॉस्पेरिटी के बीच में जो डिफरेंस है, उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन इन्होंने इस बात का दिया है कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स जो कॉलोनाइजर्स ने इंट्रोड्यूस किए, कॉलोनाइजर्स मतलब जिन्होंने कॉलोनीज अपनी बनाई है ना, 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से उन्होंने जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी वो उसका उसका असर है आज भी, ये ऐसा कह रहे हैं। मोर प्रिसाइसली दे फाउंड दैट in some colonies, the purpose was to exploit the indigenous population and extract natural resources to benefit the colonizers। ठीक है, कुछ जगहों पे या कुछ देशों पे जो पर्पस था
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इशू आ गया है, मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर है ना। देखो, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के जो सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स इन कॉलोनाइजर्स ने इस्टेब्लिश किए थे या इंट्रोड्यूस किए थे, है ना, उसकी वजह से जो अभी भी मतलब आज के समय में भी जो इन देशों के बीच में प्रॉस्पेरिटी में अंतर है, उसके पीछे ये कारण है, ऐसा इन्होंने बताया। जैसे इन्होंने देखो यहाँ पर कहा है कि कुछ कॉलोनीज में द पर्पस वॉज टू एक्सप्लॉइट द इंडिजीनियस पॉपुलेशन एंड एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेज टू बेनिफिट द कॉलोनाइजर्स। यानी कि कुछ देशों में, कुछ कॉलोनीज, मतलब कुछ देशों में जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, वहाँ पर उनका जो पर्पस या उद्देश्य था वो क्या था? वो उद्देश्य ये था कि जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उसका शोषण करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, ठीक। और उस जगह के, उस देश के, उस एरिया के, उस रीजन के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ताकि फ़ायदा किसका हो सके? जो कॉलोनाइजर्स हैं, ठीक है, जिन देशों ने अपनी कॉलोनी बनाई है उनका फ़ायदा हो सके। तो कहीं पर तो ऐसा किया गया। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि ये कौन से वाला इंस्टीट्यूशन हो गया? ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन हो गया ना। इसमें लोगों का तो कहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि लोगों का शोषण किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ केसेस में जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ यूरोपियन सेटलर्स। अब कहीं कहीं पर उन्होंने क्या किया कि ऐसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बिल्ड किए ताकि जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग जगह पर देखने को मिली हैं। दिस इफेक्ट कैन बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू व्हाट हैपेंड इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। अब देखो, अब ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि भारत जब ब्रिटिश रूल के अंडर में था तो उसमें क्या हुआ, उससे हम इस बात को समझेंगे। एज द एकेडमी नोट्स, एज लेट एज द मिड 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन व्हाट इज नाउ इंडिया वाज हायर देन इन द यूएस, ठीक है। 18th सेंचुरी के मिड में भारत में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो अमेरिका से ज़्यादा था, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। दिस हैज़ चेंज फंडामेंटली सिंस द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, विच स्पीक्स टू द रिवर्सल प्राइमरीली बीइंग अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन इंस्टीट्यूशंस। अब ये इंस्टीट्यूशन के डिफरेंसेस की वजह से चीज़ें बदलती हैं। द टेक्निकल इनोवेशंस स्वीपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड वर ओनली एबल टू टेक होल्ड इन प्लेसेस वेयर इंस्टीट्यूशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड दैट वुड बेनिफिट द वाइडर पॉपुलेशन। तो टेक्निकल इनोवेशंस जो हैं, जो पूरे के पूरे दुनिया में मतलब फैल रही थी,
वर ओनली एबल टू टेक होल्ड इन प्लेसेस, वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जो है वो रह पाई जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हो रहे थे जो कि वाइडर पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए थे। अब इसके पीछे अगर हम बात करें रैशनल फॉर चॉइसेस, वाई डिड द कॉलोनाइजर्स चूज टू हैव वन सेट ऑफ रूल्स इन या वन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन वन कॉलोनी एंड अनदर सेट इन अनदर कॉलोनी। तो ऐसा ऐसा कैसे हुआ कि जो कॉलोनाइजर्स हैं, मतलब जिन देशों ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, आप ब्रिटिशर्स की बात कर लें, तो उन्होंने एक देश के लिए तो अलग तरीके की रूल्स फॉलो किए, अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए, दूसरे जगह के लिए उन्होंने अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए। ऐसा क्यों? तो इसमें लिखा गया है द रिसर्चर्स फाउंड दैट द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाय द कॉलोनाइजर्स रिगार्डलेस ऑफ हु दे वर लिंक्ड टू देयर मोर्टेलिटी। ठीक है, वो उनकी मोर्टेलिटी के ऊपर से उन्होंने लिंक किया। इफ़ द चांसेस ऑफ देयर बीइंग किल्ड वर हाई। ठीक है, अब या तो मतलब जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने अपनी मोर्टेलिटी को ध्यान में रख के वो चीज़ की, उन्होंने ये बोला कि अगर उनके खुद के मरने के चांसेस ज़्यादा थे, आइदर बिकॉज द लोकल पॉपुलेशन वॉज लार्ज इन नंबर एंड कैपेबल ऑफ किलिंग, और बिकॉज द रीजन वॉज होम टू डिजीजेज लाइक मलेरिया, द कॉलोनाइजर्स चूज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे वर अनविलिंग टू सेटल डाउन इन द कॉलोनी। अब सीधी सी बात है कि जैसे मान लीजिए किसी देश में जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने किसी देश में अपनी कॉलोनी बनाई। अब उनको लगा कि यार इस देश में जो है ना वो हम बहुत लंबे समय तक सेटल नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पर बहुत लंबे सालों तक रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो वो हमें मार दे। ठीक है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो हमें मार दें, या फिर यहाँ पर ऐसी कोई बीमारी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम बहुत लंबे टाइम तक सेटल नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर उन्होंने इस तरीके के एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन सेटअप किए। जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि उस देश में ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं कि लोगों को वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करना है और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं उनको यहाँ से तुरंत अपना लेके चलते बनो। इस तरीके के इंस्टीट्यूशन उन्होंने वहाँ पर सेटअप किए। लेकिन अगर कहीं पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम था तो उन्होंने वहाँ पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन जो है वो चूज़ करे, दैट गिव पीपल अ से एन एबिलिटी टू बिल्ड अ फ्यूचर एंड अ पॉसिबिलिटी इवन अ फॉर्चून। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जहाँ पर उनको लगता था कि वो लंबे समय तक सेटल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अधिकार उन्होंने लोगों को भी दिए, है ना, और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। अब प्रेजेंट डे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ रन इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो आज़ाद भारत है वो अपने संविधान के अनुसार चलता है। इट होल्ड रेगुलर एंड फेयर इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, फेयर इलेक्शंस होते हैं, एंड हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, वाइब्रेंट मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया है। 2013 में सून आफ्टर द रिलीज ऑफ ए स्मॉगलू एंड रॉबिन्सन बुक, ए स्मॉगलू और रॉबिन्सन जो ये दो नोबेल लॉरेट यहाँ पर हैं, इनकी एक बुक आती है 2013 में, वाई नेशंस फेल द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। इस बुक के आने के तुरंत बाद अरविंद सुब्रमण्यम, जो बाद में जाके भारत के मुख्य इकोनॉमिक एडवाइज़र बनते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य आर्थिक सलाहकार, उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट में एक आर्टिकल लिखा वेयर ही आर्ग्यूड दैट नाइदर इंडिया नॉट चाइना फिट दिस नैरेटिव, कि इस नैरेटिव में ना तो इंडिया और ना ही चाइना फिट बैठता है। दैट्स बिकॉज चाइना हैड ग्रोन क्वाइट रिच डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, while India had barely grown, not with understanding all its inclusive institutions, and together these two countries accounted for a third of humanity। तो इनका यहाँ पर ये कहना था अरविंद सुब्रमण्यम का कि ये जो नैरेटिव इन्होंने अपनी इस बुक में दिया है वो ना तो इंडिया के ऊपर फिट बैठता है ना चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है कि जहाँ पर कोई भी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब तक आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि जिस देश में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है, उसकी रिचनेस ज़्यादा है। यही बात की जा रही है, यही बात समझाई जा रही है। जहाँ पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पर चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वहाँ की प्रॉस्पेरिटी कम है, वहाँ की रिचनेस कम है, वो देश जो है थोड़ा सा गरीब है। तो यहाँ पर इनका ये कहना था कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, जबकि वहाँ पर किसी तरीके का कोई इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, और भारत में बहुत सारे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद भारत जो है वो ग्रो नहीं कर पाया। और ये दोनों देश यानी कि इंडिया और चाइना जो हैं वो 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी को काउंट करते हैं। 1/3 ऑफ द ह्यूमैनिटी मतलब इतनी तो आबादी यहाँ की है ही है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है द काउंटर एज सुब्रमण्यम नोटेड इन स्पीच कुड बी दैट चाइनाज ग्रोथ स्पर्ट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पास्ट 3 decades
and India could achieve its economic potential in the next 3, even as China falters in the absence of inclusive institution. To some extent, both these things have happened. ठीक है, तो यहाँ पर जो काउंटर इनका किया गया उसमें ये कहा गया कि चाइना की जो ग्रोथ में तेज़ी आई है वो पिछले सिर्फ 3 दशकों की वजह से है, और इंडिया जो है वो इस तरीके का अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल अगले 3 दशकों में अचीव कर सकता है। ठीक है, इवन एज चाइना फॉल्टर्स इन द एब्सेंस ऑफ, हो सकता है कि चाइना जो है वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के एब्सेंस में फॉल्टर कर जाए। ठीक है, और ये चीज़ें हुई भी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो एसमोगलू हैं, जब उनसे ये बात पूछी गई द स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उनका ये कहना था कि इफ़ यू लुक एट द डेटा कलेक्टेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फ्रीडम हाउस, वी डैम, दैट इज़ वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी और अदर्स, इनके डेटा को अगर देखते हैं तो उसमें ये दिखता है कि इंस्टीट्यूशंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, कि पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे डेटास के सर्वे, मतलब ऐसे डेटा को देखें जो सर्वे से लिए गए हैं जिसमें ये पूछा गया हो लोगों से उनके विचारों के बारे में, अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और इस तरीके के, तो वहाँ पर आप ये पाएंगे कि दैट सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इज़ एट एन ऑल टाइम लो, कि लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी का सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ टाइम व्हेन डेमोक्रेसीज आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच एंड इट इज़ क्रूशियल that they regain the high ground of better and cleaner governance and delivering the promise of democracy to a broad range of people। तो इनका यही कहना है कि डेमोक्रेसी जो है उसका सही समय नहीं चल रहा है, वो एक रफ पैच से गुजर रही हैं, और ये क्रूशियल है कि वो अपना जो हाई ग्राउंड है, मतलब डेमोक्रेसी का एक सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है, वो उसको रीगेन करे बेटर और क्लीनर गवर्नेंस की, एंड जो लोगों को प्रॉमिस है, ठीक है, डेमोक्रेसी का, उसको डिलीवर करे टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें मिल सकें। तो आई होप आप बात समझ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही हैं अबाउट दीज इंस्टीट्यूशंस, है ना, और किस तरीके से इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से रिलेट किया है, वो भी अपने आप में एक मतलब अच्छा रिलेशन है। मुझे तो अच्छा लगा। अब आप लोगों का क्या विचार है, अब आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है ये बात। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर, जो बात करता है स्पेस एक्स कैचिंग स्टारशिप बूस्टर विद रोबोटिक आर्म इज सिग्निफिकेंट। क्यों ये सिग्निफिकेंट है, देखो यहाँ पर लिखा है अ पेयर ऑफ जाइंट रोबोटिक आर्म्स caught the more than 70-meter long first stage booster of SpaceX Starship on Monday, bringing Elon Musk's की कंपनी है SpaceX, a step closer to its goal of building a fully and rapidly reusable rocket system। तो यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहा है जाइंट रोबोटिक आर्म्स है, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये रोबोटिक आर्म्स हैं। ठीक है, इन रोबोटिक आर्म्स ने क्या किया कि जो 70 मीटर से भी ज़्यादा लंबा फर्स्ट स्टेज बूस्टर था स्पेस एक्स के स्टारशिप का, जो ये है बूस्टर, ये बूस्टर वापस जब ज़मीन पे आ रहा था तो इस बूस्टर को ज़मीन में गिरने से पहले ही इसने इस तरीके से पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, और इसके बाद, मतलब इस एक्टिविटी के बाद जो ये स्पेस एक्स कंपनी है ये एक स्टेप और क्लोज़र आ जाती है, जो इसका गोल है, जो इसका लक्ष्य है कि ये फुल्ली और रैपिडली रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम बनाना चाहता है उसके नज़दीक। अब स्टारशिप क्या है, स्टारशिप एक 2 स्टेज का हैवी लिफ्ट व्हीकल है जिसमें एक बूस्टर है, बूस्टर का नाम है सुपर हैवी, एंड एन अपर सेक्शन जिसको कहा जाता है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। टुगेदर इन दोनों की जो हाइट है वो लगभग 120 मीटर हो जाती है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रॉकेट एवर। तो अभी तक का सबसे लंबा रॉकेट आप इसको कह सकते हैं। ये सैटर्न 5 से भी ज़्यादा लंबा है जो 111 मीटर का था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मून पे गए थे। और पर्सपेक्टिव के लिए, कंपैरिजन के लिए उन्होंने बताया कि कुतुब मीनार की हाइट जो है वो भी 72 मीटर्स 72.5 मीटर है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है ये। एंड रफली द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्टेज बूस्टर दैट वाज कॉट ऑन संडे। ठीक है, क्योंकि वो 70 मीटर के आसपास था, और मतलब जितना बड़ा कुतुब मीनार है, ये जो यहाँ पर आपको ये बूस्टर दिख रहा है ना, ये आता हुआ ये वाला, ये कुतुब मीनार की हाइट के बराबर है लगभग, उसको कैप्चर किया है कुतुब मीनार। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए
मतलब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर कि ये कुतुब मीनार गिर रहा है और इसने कुतुब मीनार को, गिरते हुए कुतुब मीनार को पकड़ लिया है, ठीक है, उतना लंबा है ये हाइट में, ये ऐसे उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है बट उतना लंबा है, समझ गए बात। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है स्टारशिप का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि ये क्रू और कार्गो को अर्थ के ऑर्बिट तक, मून तक, मार्स तक या उसके पार भी ले जा सकता है, और एक बार ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया तो ये स्पेस ट्रेवल में भी क्रांति ला सकता है। अब व्हाट वाज द मिशन, ये मिशन क्या था, तो रॉकेट सिस्टम जो है वो स्टार बेस इन बोका चिका टेक्सास से ये लिफ्ट ऑफ होता है 7:25 AM लोकल टाइम पे संडे के दिन, सुपर हैवी का जो 33 मीथेन बर्निंग रैप्टर इंजन है उसकी मदद से, और ये रॉकेट सिस्टम का 5th टेस्ट लॉन्च था। 3 मिनट 40 सेकंड के बाद, लॉन्च के 3 मिनट 40 सेकंड के बाद बूस्टर जो है वो स्टारशिप से डिटैच हो जाता है, फ्लिप करता है और वापस से अपने जो 13 रैप्टर्स हैं उसको रीस्टार्ट करता है टेक्सास कोस्ट की तरफ वापस आने के लिए। लेकिन जैसा कि जनरली जो फर्स्ट स्टेज बूस्टर्स होते हैं उसके साथ यही होता है कि जब वो ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो वो पानी में या ओशन में स्प्लैश डाउन करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। स्पेस एक्स ये चाहता था कि जो सुपर हैवी है उसको लॉन्च साइट पे सेफली लैंड किया जाए, इसीलिए उसको कैप्चर किया गया। द बूस्टर स्लोड डाउन, बूस्टर जो है अपनी जो स्पीड थी उसकी 27,350 किलोमीटर पर आवर, उससे ये स्लो डाउन होता है, ठीक है, एक एंगल पर डिसेंड कर रहा होता है तो फिर ये स्ट्रेट होता है। उसके बाद एज इट अप्रोच द गेंट्री, गेंट्री बेसिकली वो सपोर्ट, वो स्ट्रक्चर जो रॉकेट को उसके लॉन्च से पहले सपोर्ट करता है ना। आपने देखा होगा कि एक रॉकेट जो है वो जब लॉन्च हो रहा होता है तो उसके चारों तरफ से कुछ चीज़ें लगी होती है जो उसको सपोर्ट दे रही होती है, उसको बोलते हैं गेंट्री, ठीक है। तो उसकी तरफ जब ये पहुंचता है तो स्ट्रेट होता है, स्पीड कम करता है। उसके बाद द गेंट्रीज आर्म्स, ये जो गेंट्रीज के आर्म्स हैं जिनको नाम दिया गया है मैकाजीला, उन्होंने लिटरली इसको कॉट कर लिया, कैच कर लिया द डिसेंडिंग बूस्टर विच देन स्विच्ड ऑफ इट्स इंजन, उसके बाद इसके इंजन जो हैं वो बंद होते हैं, ठीक है। मीनवाइल स्टारशिप का जो स्पेसक्राफ्ट है, ये तो बेसिकली जो बूस्टर था वो नीचे आ गया, स्टारशिप का जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपनी जर्नी में ऊपर की तरफ को जा रहा था, पावर्ड बाय इट्स 6 रैप्टर्स, मतलब रैप्टर्स इसके जो इंजन हैं वो, इसने अर्थ का एक चक्कर पूरा किया, ठीक है, बिफोर कैरिंग आउट अ कंट्रोल्ड ऑन टारगेट स्प्लैश डाउन इन द इंडियन ओशन, और उसके बाद ये इंडियन ओशन में ये भी स्प्लैश डाउन हो गया। अब ये मिशन सिग्निफिकेंट क्यों है, तो मोस्ट रॉकेट सिस्टम्स आर एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल का मतलब होता है कि उनको एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। इस वजह से जो रॉकेट लॉन्चेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, क्योंकि एक बार जितना पैसा उसमें लगा वो सब गया बर्बाद, दूसरा दोबारा रॉकेट बनाएंगे, दोबारा करेंगे तो टाइम भी लगेगा। और कई दशकों तक जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है कि वो रीयूजेबल स्पेस व्हीकल्स बनाएं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा सफलता इस बारे में नहीं मिल पाई। स्पेस एक्स जो है वो ऐसा लेटेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चाहता है कि एक्सपेंडेबल रॉकेट सिस्टम, एक्सपेंडेबल मतलब वही जिसको एक बार यूज़ किया जा सकता है, उसकी लिमिटेशन को ये पार करे और ये एक ऐसा सिस्टम बनाए जो पूरी तरीके से फुल्ली और रैपिडली रीयूजेबल हो। तो सुपर हैवी जो ये बूस्टर था इसको कैच करना ये इसीलिए एक माइलस्टोन था, ठीक है, मतलब जो इनका टारगेट है उसके प्रति। इन फ्यूचर कंपनी ये होप करती है कि इट विल बी एबल टू रैपिडली स्टेक अ स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट बैक ऑन टॉप ऑफ द लैंडेड बूस्टर अलाउिंग द रॉकेट टू लॉन्च अगेन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। मतलब इनका ये टारगेट है कि आने वाले समय में जैसे ये बूस्टर नीचे आया, इस बूस्टर को इन्होंने कैप्चर किया, इसके ऊपर तुरंत ये एक और स्पेसक्राफ्ट फिट करें और इसको तुरंत वापस से लॉन्च कर दें, ठीक है, इमीडिएटली। ये ऐसा इनका टारगेट है कि एक बार आपने इसको भेजा, ठीक है, ये ऊपर गया, स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ, नीचे आया, इसको तुरंत कैप्चर किया, इसके ऊपर एक और स्पेसक्राफ्ट लगाया और इसको तुरंत दोबारा लॉन्च कर दिया, ये इनका टारगेट है, ठीक है। नोटेबली ओवर द ईयर्स SpaceX has mastered the process of landing its smaller workhorse rocket, the Falcon 9, ठीक है। SpaceX ने इस चीज़ को तो मास्टर कर ही लिया है कि अपना जो इसका छोटा रॉकेट है एक Falcon 9 उसको ये लैंड करा लेता है। दैट प्रोसेस हाउएवर इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है, हालांकि वो प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है। विद द बूस्टर लैंडिंग ऑन स्पेशली बिल्ड प्लेटफॉर्म्स यूजिंग लैंडिंग लेग्स स्ट्रैप्ड ऑन इट साइड रेदर देन बीइंग कॉट इन मिड एयर, ठीक है, वो अलग तरीके से है बेसिकली, उसमें जो लैंड होता है
और यहाँ पर इसको मिड एयर में कॉट करना, मिड एयर में कैच करना, ये एक अलग टास्क है। इसके बाद आगे लिखा है कि वाई इज स्टारशिप इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ स्पेस ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन, कि स्पेस ट्रैवल के फ्यूचर और एक्सप्लोरेशन के लिए स्टारशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टारशिप इज़ अ की पार्ट ऑफ स्पेस एक्स प्लान टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स एंड कार्गो टू सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, स्पेस एक्स का जो प्लान है एस्ट्रोनॉट्स को या कार्गोस को सेलेस्टियल बॉडीज़ में भेजने का, उसमें स्टारशिप जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कंपनी ये चाहती है कि वो स्टारशिप HLS दैट इज़ ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम का यूज़ करे नासा के एस्ट्रोनॉट्स को बैक टू द मून बाय 2026 ले जाने के लिए, जो उसका आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस 3 मिशन उसके प्लान के तहत। और स्पेस एक्स को जो है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हुए हैं लगभग $4 बिलियन के आसपास इस टास्क को पूरा करने के लिए। हाउएवर, इस एम्बिशियस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले कंपनी ये चाहती है कि ये प्रूफ कर लिया जाए कि स्पेस एक्स जो है वो पूरी तरीके से सेफ़ है, रिलायबल है ना, और कॉस्ट को जो है वो भी कम रखा जाए। हिस्टोरिकली दिस हैज़ बीन अ डॉन्टिंग टास्क फॉर स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स के लिए थोड़ा सा मतलब चिंताजनक या डरावनी रही हैं। फॉर इंस्टेंस, नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था जो 2011 में ख़त्म हुआ, उसमें पार्शली रीयूजेबल स्पेस व्हीकल्स हुआ करते थे जिनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग और रिफर्बिशिंग द स्पेस शटल्स टर्न्स आउट टू बी फार ग्रेटर, ठीक है, फार ग्रेटर देन दैट ऑफ लॉन्चिंग एक्सपेंडेबल रॉकेट्स। मतलब जितने प्राइस में वो एक्सपेंडेबल रॉकेट्स को लॉन्च कर पाते थे, मतलब एक नया रॉकेट बना के लॉन्च कर पाते थे, उससे ज़्यादा प्राइस उनको इस तरीके के पार्शली रीयूजेबल स्पेस व्हीकल्स के मेंटेनेंस और रिफर्बिशिंग में, रिफर्बिशिंग का मतलब होता है कि उसमें अगर कहीं पर कोई रिपेयर वगैरह की ज़रूरत है तो वो करने में ज़्यादा प्राइस लगता था एज़ कम्पेयर टू नया रॉकेट लॉन्च करने में। तो ये इशू था, इसलिए कॉस्ट को भी कम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए कि किस तरीके से इस जो ये स्टारशिप का बूस्टर है इसको कैच किया गया है यहाँ पर, है ना, और इसके पीछे क्या मकसद था, क्या पर्पज़ था। चलो साइंस एंड टेक में इसको लीजिएगा। इसके बाद ये वाला आर्टिकल भी देखते हैं क्या है। नासा लॉन्चेस स्पेसक्राफ्ट टू स्काउट जुपिटर्स मून यूरोपा फॉर इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आप देखो ये क्या है कि नासा का जो स्पेसक्राफ्ट है that rocketed away Monday on a quest to explore Jupiter's tantalizing moon यूरोपा। जुपिटर का जो मून है दैट इज़ यूरोपा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा का यहाँ पर एक स्पेसक्राफ्ट गया है, और वहाँ पर ये उससे ये भी रिवील किया जाएगा, इस बात का भी खुलासा होगा कि वेदर इट्स वास्ट हिडन ओशियंस माइट होल्ड द की टू लाइफ। मतलब ऐसा माना गया है कि जो ये जुपिटर का मून है दैट इज़ यूरोपा, यहाँ पर ओशियंस है, ठीक है, और क्या उन ओशियंस में पानी है या उससे लाइफ सपोर्ट हो रही है वो भी पता लगेगा। अब यूरोपा क्लिपर को पहुंचने के लिए, जुपिटर में पहुंचने के लिए 5-5.5 साल का वक्त लगेगा। वेयर इट विल स्लिप इनटू द ऑर्बिट अराउंड द जाइंट गैस प्लैनेट, और उसके पास पहुंच के फिर ये उसका जो एटमॉस्फेयर है उसके नज़दीक जाएगा, एंड स्नीक क्लोज टू यूरोपा, और यूरोपा के नज़दीक जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग डजन्स ऑफ रेडिएशन ड्रेंच्ड फ्लाई बाइज, और ये वहाँ पर रेडिएशंस भी बहुत ज़्यादा हैं तो उसका फ्लाई बाई करेगा ये, ठीक है, मतलब उसका चक्कर लगाएगा। साइंटिस्ट आर ऑलमोस्ट सर्टेन अ डीप एंड ग्लोबल ओशन एग्जिस्ट बीनीथ यूरोपाज आइसी क्रस्ट। तो साइंटिस्ट इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सर्टेन है, सुनिश्चित है, मतलब वो उनको आश्वस्त हैं वो कि वहाँ पर यूरोपा की जो आइसी क्रस्ट है, यूरोपा मतलब जुपिटर का मून, उसकी जो आइसी क्रस्ट है, जो उसकी बाहर की परत है वो काफ़ी ज़्यादा आइसी है, उसके अंदर ओशियन एग्जिस्ट करता है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर लाइफ हो सकती है, ठीक है, मेकिंग द मून वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेस आउट देयर। तो वहाँ पर पानी अगर है तो वहाँ पर लाइफ भी हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। अब यूरोपा क्लिपर जो है वो लाइफ नहीं ढूंढेगा, उसमें कोई लाइफ डिटेक्टर्स नहीं होंगे। इंस्टेड द स्पेसक्राफ्ट विल जीरो इन ऑन द इंग्रेडिएंट नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ, बल्कि वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स ढूंढेगा कि जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, जैसे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ढूंढना कोशिश करेगा, एंड अदर क्लूज एज इट्स पियर बीनीथ द आइस फॉर सूटेबल कंडीशंस। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो भी और ऐसी चीज़ हैं
है ना, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो सकती है, वो उनको ढूंढेगा। इसके बाद आगे लिखा है कि अबाउट द साइज ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट विद इट्स सोलर विंग्स अनफोल्ड, यानी कि अगर इसके जो सोलर विंग्स हैं अगर वो पूरी तरीके से खुले हों तो इसका साइज जो है वो एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर है, दैट इज़ यूरोपा क्लिपर का। क्लिपर विल स्विंग पास्ट मार्स एंड देन अर्थ ऑन इट्स वे टू जुपिटर फॉर ग्रेविटी असिस्ट। ठीक है, ये अर्थ और मार्स से भी मतलब उसके नज़दीक से निकलेगा। द नियरली 5700 किलोग्राम प्रोब शुड रीच द सोलर सिस्टम्स बिगेस्ट प्लैनेट इन 2030, तो 2030 तक ये वहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, क्लिपर जो है वो जुपिटर को सर्किल करेगा हर 21 दिन में, एंड वन ऑफ दोज डेज विल ब्रिंग इट क्लोज टू यूरोपा, और इन 21 दिनों में से वो एक दिन यूरोपा के नज़दीक आएगा। क्लोज टू आवर ओन मून इन साइज, यूरोपा का साइज जो है वो हमारे मून के बराबर ही है लगभग। स्पेस क्राफ्ट जो है विल स्किम एज लो एज 16 माइल्स अबव यूरोपा, तो यूरोपा के लगभग ये सिर्फ 25 किलोमीटर ऊपर होगा। ठीक है, मच क्लोजर देन द फ्यू प्रीवियस विजिटर्स, जो मतलब प्रीवियस विजिटर्स रहे हैं उनसे काफ़ी नज़दीक रहेगा। इसमें जो ऑन बोर्ड रडार होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे टू पेनिट्रेट द मून्स आइस शीट, मून की जो आइस शीट है, जो आइसी क्रस्ट मैंने आपको बताई ना, उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, जो माना जाता है कि 15 से 24 किलोमीटर मोटी है, थिक है, और उसके नीचे जो ओशियन हैं वो 120 किलोमीटर या उससे ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। स्पेसक्राफ्ट जो है वो होल्ड करता है 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनको एक वोल्ट में स्टोर किया गया है, जिसमें डेंस जिंक और एल्यूमिनियम की वॉल्स है ताकि वो रेडिएशन वगैरह से बचे रह सकें। और ये पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन जो है वो लगभग 4 साल के आसपास तक चलेगा, 2034 तक, क्योंकि 30 में पहुंचेगा, 34 तक एक्सप्लोरेशन चलेगा। अगर कंडीशंस आर फाउंड टू बी फेवरेबल फॉर लाइफ एट यूरोपा, ठीक है, अगर वहाँ पर ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं कि लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो देन दैट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एट अदर ओशियन वर्ल्ड्स इन अवर सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो फिर ये हो सकता है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में या उसके बाहर जितने भी ओशियन वर्ल्ड्स हैं वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी। ओशियन वर्ल्ड्स का मतलब होता है ऐसे प्लैनेट्स या ऐसी बॉडीज़, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ जहाँ पर ओशियंस हों। ठीक है, दैट ओशियंस कुड बी ऑफ वाटर और अदर थिंग्स एज वेल। अब ओशियन वर्ल्ड्स का टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर लाइफ वगैरह पॉसिबल होगी तो वो वहीं पर होगी जहाँ पर पानी वगैरह का ओशन होगा। तो विद एन अंडरग्राउंड ओशन एंड गीजर्स, सैटर्न्स मून एनक्लेडियस एनक्लेडुअस इज अनदर टॉप कैंडिडेट, तो वहाँ पर भी सैटर्न का जो मून है वहाँ पर भी इस तरीके की लाइफ हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। नासा का जो ट्विन पायनियर स्पेसक्राफ्ट है और 2 जो वॉयेजर्स हैं वो जुपिटर के पास से गुजरे हैं 1970s में। वॉयेजर्स ने फर्स्ट डिटेल फोटोज़ दी है यूरोपा की, लेकिन वो बहुत दूर से थी। इसके बाद नासा का जो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट है उसने भी रिपीटेड फ्लाईबाइज किए हैं ऑफ द मून ड्यूरिंग द 1990s, पासिंग एज क्लोज एज 200 किलोमीटर्स, लेकिन फिर भी वो काफ़ी दूर था। स्टिल इन एक्शन अराउंड द जुपिटर, जुपिटर के अराउंड अभी भी एक स्पेसक्राफ्ट एक्शन में है नासा का, दैट इज जूनो स्पेसक्राफ्ट। इसने भी यूरोपा की फ़ोटो एल्बम्स में ऐड किया है, मतलब इसने भी उसकी फ़ोटोज़ वगैरह सेंड की हैं। और अराइविंग एट जुपिटर अ ईयर आफ्टर क्लिपर, जब क्लिपर वहाँ पर पहुँचेगा 2030 में, उसके लगभग 1 साल के बाद वहाँ पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही एक जूस स्पेसक्राफ्ट भी पहुँचेगा, जो पिछले साल लॉन्च किया गया है। तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है जूस को। ठीक है, आई होप आप बात समझ रहे हैं, क्लियर है। तो दिस वी टॉक्ड अबाउट जुपिटर के मून पर लाइफ ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जुपिटर पर नहीं, जुपिटर के मून पर, दैट इज़ इन यूरोपा में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको भी आप साइंस एंड टेक में ही लेंगे, जीएस पेपर 3 है। इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब इस तरीके के टॉपिक्स में से या इस तरीके की न्यूज़ में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। हालांकि ये इवेंट अभी का नहीं है ना, शुरुआत हो गई है, लॉन्च हो गया है, पहुँचेगा 2030 में, तो उसके आसपास ही कुछ और खबरें आएंगी या अभी भी कुछ आ सकती हैं। बट फिर भी पहले मैं सोच रहा था इसको स्किप करते हैं, ये एक्सप्लेन पेज पर आएगा तब इसको कवर करेंगे। बट फिर मैंने आर्टिकल को जब रीड किया तो मुझे लगा कि इसमें ऑलमोस्ट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है विच कैन बी कवर्ड, तो इसलिए मैं इसको कवर किया और जितना रेलिवेंट था उतना कवर किया। बीच का कुछ पोर्शन मैंने छोड़ा है बिकॉज इट्स नॉट, आई डेंट फाउंड इट रेलिवेंट। ठीक है, आई डेंट फाइंड इट रेलिवेंट रादर। ठीक है, चलिए
तो इसलिए फ़िलहाल हम लोग सेशन को जो है वो इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप में से जो भी लोग अगर हमारी 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी का, तो आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ है, जीएस करंट अफेयर्स सी सेट, ओनली एट 849 रुपीज़। टेस्ट ऑलरेडी पब्लिश होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें इनरोल करें। मोस्ट अफोर्डेबल है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो ओनली एट 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं तो 449 में। सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो 299 में। और सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको 249 में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप इसमें एनरोल करें। सारे के सारे लिंक्स आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हम आपके पूरी की पूरी हेल्प यहाँ पर ज़रूर करेंगे। और बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं यूट्यूब पर और आपको किसी भी तरीके की हेल्प अगर होती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश सभी लोग करें, ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी। एंड डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप लोगों के लिए रहेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक इसी तरीके से चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ और इश्यूज़ अगर आप डिस्कस करना चाहें तो दैट टू यू कैन ऑल्सो कमेंट। कोई सजेशंस फीडबैक देना चाहें तो वो भी ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस या आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।